चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब देखो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इक्वल टू, इसकी वैल्यूज है कॉस थीटा, साइन थीटा, 0, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, 0, 0, 0, 1। ओके, अब ये हमारा मैट्रिक्स ए है, हमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? वो बोल रहा है कि A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। क्लियर? और यहां पर मेंशन करके दिया है कि कैपिटल ए जो है वो क्या है? कोफैक्टर है। ये जो कैपिटल ए है ये क्या है? ये है कोफैक्टर, और ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट है। तो एक बात याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे, इस तरह की सिचुएशन जहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो और उनका समेशन हो। क्लियर है? क्या मैंने बोला? कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड सम टुगेदर। ओके, फॉर एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो के लिए या किसी भी कॉलम के लिए। यहां पर जो कुछ भी किया गया सेकेंड रो के लिए किया गया है, तो सेकेंड रो के हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है, या किसी फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, तो ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट होती है। दिस वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना, ये हमेशा किसके बराबर होती है? इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। तो अब इस मैट्रिक्स का क्या कर दो? डिटर्मिनेंट निकाल दो। मतलब इसका क्या करना है हमें? डिटर्मिनेंट। मतलब इसका जो आंसर होगा ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो चलो डिटर्मिनेंट जल्दी से निकाल दो इस मैट्रिक्स का, और बताओ क्या आता है। ध्यान से कर, ध्यान से, गलती नहीं करना है। यस, आंसर इज 1। हाँ, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। क्या आता है? एक सिचुएशन आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस और इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए फाइनल आंसर इज। समझा? तो फर्स्ट कंसेप्ट अब याद रखना है कि अगर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए किसी भी रो या कॉलम के लिए, तो उसका क्या मतलब होता है? इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ओनली। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट बात करेंगे फाइंडिंग द कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे कैसे? तो मान लो यहां पर आपके पास यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट है 2, 0, -1, 3, 1, 2, -1, 1, 2। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया। ओके, अब बोल रहा है कि इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। इसका क्या करो? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान दो। तो पहले तो मुझे बता दो कोफैक्टर का तरीका क्या होता है। यस, सबसे वो सब काम करते हो आप लोग, माइनर निकालते हो, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर। ठीक है, अब यहां पर देख कोफैक्टर निकालना कैसे। कोफैक्टर मैट्रिक्स, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया वो मैट्रिक्स लिख ले। 2, 0, -1, 3, 1, 2, देन -1, 1, 2। अब इसको अपन 5x5 मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 5x5। ये 3x3 है, तो 5x5 बनाने के लिए
पहले दो कॉलम वापस लिख दे, पहले दो कॉलम वापस लिख दिया, 2 3 -1 0 1 1। ओके, अब क्या बन गया, 5 क्रॉस 3 बन गया। अब मैं इसको 5 क्रॉस 5 बनाने के पहले दो रो वापस लिख दे, 2 0 -1 2 0 3 1 2 3 1। यस और नो लिख दिया, आया ना। अब क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जा, क्लियर है। अब क्या कर, ये चार एलिमेंट पकड़ ले, ये चार एलिमेंट पे क्या कर, डिटर्मिनेंट लगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। अब अगले चार एलिमेंट पकड़, अगले चार एलिमेंट पकड़, ये कितना आ जाएगा, ये कंसेक्यूटिव में, सक्सेशन में, 1 इंटू -1 -1, तो कितना आया, -1 आया। ओके, वर्टिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, वर्टिकल ही लिख रहा हूं। देन ये चार एलिमेंट पकड़ ले, ये चार एलिमेंट पकड़ लिया तो कितना आ गया, +1 आ गया, +1 लिख लिया। अब उसके बाद क्या कर, नेक्स्ट चार एलिमेंट सक्सेशन में, ये चार एलिमेंट पकड़ ले, कितना आ जाएगा, -2 और -6। यस और नो, -8 ना, कितना आ जाएगा, -8। ओके, देन नेक्स्ट क्या करेगा, और दो एलिमेंट पकड़, चार एलिमेंट पकड़ ले सक्सेशन में, तो कितना आ जाएगा, 4 -1 ना, 4 -1, 4 -1 कितना हो जाएगा, 3। देन नेक्स्ट क्या करेगा, और फोर एलिमेंट पकड़ ले सक्सेशन में, सक्सेशन में पकड़ लिया तो यहाँ तो ये कितना हो गया, -3 और -4 माइनस, ठीक। नेक्स्ट ये चार एलिमेंट पकड़ ले, कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। यस और नो, देन नेक्स्ट ये चार एलिमेंट पकड़ ले, तो कितना हो जाएगा, 0 -2 देन नेक्स्ट ये चार एलिमेंट पकड़ ले, कितना आएगा, ये आ गया मेरा कोफैक्टर। समझा, क्लियर है। बस सक्सेशन में एलिमेंट्स पकड़ते रहने हैं, बस क्लियर है, कोई डाउट निपटा दे। वन -7 2 -1 3 -2 0 8 4 सही। हाँ यस, वो हाँ वो 12th में बोर्ड में करते थे, वैसे भी कर सकते हो। है क्या, सीटी के कहते हैं, आ जा। डन, हो गया।
ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ cos a प्लस बी cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी cos 2b साइन a cos a साइन b माइनस कॉस ए हेलो। हाँ सर, नहीं अभी तो नहीं हूँ, मैं लेट आऊँगा थोड़ा। क्या वो बोलूँ? अच्छा ठीक है, नहीं वो उसको फाइन लगाओ नीचे, 100 रुपया दे के हॉल टिकट अटैच करके फाइन मोबाइल नीचे जमा कर दो। और उस पर अच्छा कॉपी कर रहा था क्या मोबाइल से क्या? हाँ तो एक काम करो, कॉपी केस भी बनाओ और 100 रुपये का फाइन भी लगाओ, और वो हॉल टिकट और मोबाइल अटैच करके नीचे जमा कर दो। ओके हाँ, पर कॉपी केस बनाएंगे ना, तो कॉपी केस बनाते टाइम ना उस वो मोबाइल से जो देख के लिख रहा था उसका फोटो ले लो मोबाइल में। ओके ठीक है। देन माइनस कॉस ए और साइन ए और कॉस बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी निकालना है, वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू निकालना है कि बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो डिटर्मिनेंट को क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, पहले तो ये cos a प्लस बी ले लेता हूं मैं, cos a प्लस बी, क्लियर है? तो cos a प्लस बी ले लिया मैंने, तो यहां पर देखो ये भूल जाओ तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या बनता है, cos a प्लस बी बनता है कि नहीं? तो यहां पर cos स्क्वायर a प्लस बी लिख दू, चलेगा? यस, देन माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी है, अब साइन a प्लस बी है तो भूल जाओ ये, अब क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी, ध्यान से सुनना, साइन a इंटू कॉस बी और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी क्या बनता है, साइन a प्लस बी बनता है। तो इसको स्क्वायर लगा दूं, यस। अब यहां पर क्या बचता है देख, प्लस कॉस टू बी, तो कॉस टू बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए लिख दो, यस, और कॉस ए इंटू, ये भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 0। तो अब देख यहां पर कॉस स्क्वायर सेम एंगल, साइन स्क्वायर सेम एंगल, तो इस पूरे का वैल्यू भी 1 होगा, यस, तो ये हो गया 1, और यहां पर इस पूरे का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो ये हो गया cos 2b इक्वल टू 0। अच्छा 1 प्लस कॉस 2b मैं लिख सकता हूं क्या, 2 cos स्क्वायर बी, यस और नो, डबल एंगल फॉर्मूला से, क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया cos b इक्वल टू 0, यस और नो, क्लियर है? अब यहां पर क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है, cos कौन कौन से वैल्यू पे 0 आता है, 90 पे आता है, 270 पे आता है कि नहीं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या आता है, 0 आता है। तो आपका b क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ओके, क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, समझा? पाई बाई 2 के सारे ऑड मल्टीपल पे क्या होता है,
कॉस 0 होता है। इवन मल्टीपल पे 1 और -1। क्या है ये? तो एक काम करना रे, आज लेक्चर के बाद इसको एक क्रोम डाउनलोड कर लेना, वापस अपडेट कर देना क्रोम। नहीं हो रहा है क्या? हाँ डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना क्रोम। तू तू मिस्त्री है, मिस्त्री रहे, समझा? तू सिविल वाला है ना, सिविल वाला ही रहे। तू कंप्यूटर में मत आने तो ठोक ठाक के हथौड़ी से पैनल तक। हाँ ठीक है चल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये लाइंस कौन कौन सी लाइन है? 3 लाइन दी हुई है मुझे। लाइन x प्लस 2ay प्लस a इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 3by प्लस b इक्वल टू 0 और x प्लस 4cy प्लस c इक्वल टू 0। ये 3 लाइन्स हैं, आर कंकरंट मतलब एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर, सॉरी ए बी सी का नेचर बताना है। ऑप्शंस दिए हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन से प्रोग्रेशन में ये मूव कर रहे हैं? तो अब देखो ये कंकरेंट है, तो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, जिसको पता नहीं है वो लिख लो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होता है? कंडीशन ऑफ कंकरेंसी होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है 0। किसका? लाइन के एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट्स का। तो अब यहां पर जो लाइन दिया हुआ है, लाइन के एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट्स निकालो। 1 ओके, 2a और यहां पर क्या होगा? a और यहां पर क्या है? 1 3b और b और 1 4c और यहां पर c इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो। इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो अब क्या मिलेगा? पहले तो 1 आ गया, ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3bc माइनस 4bc। ओके, सिंपल से सॉल्व कर दो, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ओके, 2a तो क्या? c माइनस बी प्लस a इंटू 3b इक्वल टू क्या है? 0 है। चलो ओपन कर दो ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? माइनस bc हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2ac प्लस 2ab प्लस 4ac और माइनस 3ab। ओके, इक्वल टू 0। तो जो कुछ भी है सेट कर देते हैं। ac वाले दिख रहे हैं तो ये माइनस bc तो एज इट इज लिख दिया। 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac, ओके, 2ab तो माइनस ab
इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो माइनस वाले इनको भेज देते हैं उधर, तो 2AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। यस और नो? अब क्या करते हैं, थ्रू आउट ABC से डिवाइड कर देते हैं, थ्रू आउट ABC से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, 2AC डिवाइड बाय ABC, और यहां पर AB डिवाइड बाय ABC, और ये क्या हो जाएगा, BC डिवाइड बाय ABC। तो क्या हो जाएगा, AC AC कैंसिल हो जाएगा, तो 2/B, और यहां पर AB कैंसिल हो गया 1/C, और यहां पर BC कैंसिल हो गया 1/A। अब ये स्ट्रक्चर किस में जनरेट होता है, ये तो हार्मोनिक, यस और नो? ये हार्मोनिक में जनरेट होता है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, HP में। यस, तो ये सब किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आ रही बात? हो गया, चल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है 4। ओके, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और बी का ऑर्डर दिया हुआ है, ए कॉमा बी दोनों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ऑर्डर 3, दोनों के ऑर्डर दिए हुए हैं 3। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो कि याद रखना है और प्रॉब्लम में ही काम आएंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में तुझे याद रखना है कि पहली प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड है, उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, दूसरी बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए। अगर किसी मैट्रिक्स को तूने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब स्केलर मल्टीपल, सॉरी स्केलर नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया तूने, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। क्लियर है, कोई डाउट? अब यहां पर ये तीन प्रॉपर्टी यहां पर काम करेंगी। तो तीनों प्रॉपर्टी क्या है, क्या, k इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देख, ये एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट भी तो मैट्रिक्स ही होता है ना, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये क्या होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। यस और नो? क्लियर? अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पता है, ये 2 है, क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, बी का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 ना, n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट 4 का पावर कितना 3-1, ऑर्डर 3 है, 3-1 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, दैट इज आंसर इज 32। समझा? क्लियर है, कोई डाउट?
वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं पता है तो उसको लिख लें। डन। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ। इस क्वेश्चन को वेक्टर में भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये बॉक्स प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, पर बॉक्स प्रोडक्ट का अगर फाइनल आंसर देखेगा तो वो डिटर्मिनेंट से ही आता है, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट में भी पूछ सकते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है एम एन टी का वैल्यू निकालो। क्या बोल रहा है? एम एन टी का वैल्यू निकालो। अब एम, ध्यान से समझ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग। यहां पर एम किसके साथ अटैच है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी आर एस, एम बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ क्यू आर एस, और ये टी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एस। मतलब मुझे इनको इनके रिस्पेक्टिव बॉक्स प्रोडक्ट में क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। तो अब यहां पर देख, बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले तो तू इसको ये कर सकता है, इस तरह से लिख सकता है, ट्वाइस ऑफ पी बार क्यू बार एस बार, यस और नो। और यहां पर माइनस है तो माइनस 3 आर बार क्यू बार एस बार, यस और नो। क्लियर है? बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी मैं यहां पर भी लगाता हूं, तो 3 पी बार आर बार एस बार, और यहां पर भी क्या है? ट्वाइस ऑफ क्यू बार आर बार एस बार। ओके, अब यहां से 2 बाहर निकाल सकता है, तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, तो पी बार क्यू बार एस बार आ गया। ठीक है, -3 बाहर आ गया, तो आर बार क्यू बार एस बार। ओके, +3 बाहर आ गया, पी बार आर बार एस बार, और यहां पर क्या है? 2 बाहर आ गया, तो क्यू बार आर बार एस बार। ओके, अब अगर तू क्या करे, कंपेयर करने जाए, तो पी बार क्यू बार एस बार है, पी क्यू एस वाला आई थिंक एक ही टर्म है। ओके, तो सीधा सीधा मुझे टी की वैल्यू पता चल रही है, 2 है। टी का वैल्यू कितना है? 2 है। और पी आर एस वाला आई थिंक इधर भी एक ही टर्म है। ओके, पी आर एस वाला, तो ये क्या है मेरा? एम हो गया, तो एम इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो एम और तो में अब, हाँ अब देख, इसके पास भी क्यू आर एस है, इसके पास भी क्यू आर एस है, पर यहाँ पर क्यू आर एस तो बना बनाया है, पर यहाँ पर क्यू आर एस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा, तो -3 है। अच्छा, किसको एडजस्ट करना है? सिर्फ इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, वन एडजस्टमेंट। साइक्लिक नहीं है, सिर्फ क्या है, एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है। ठीक है, इंटरचेंज है। अगर बॉक्स प्रोडक्ट में इंटरचेंज एक बार हुआ तो क्या होता है? एक माइनस जनरेट होता है, यस और नो। तो वो एक माइनस जनरेट होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू बार आर बार एस बार, और यहां पर ये +2 क्यू बार आर बार एस बार। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 5 क्यू बार आर बार एस बार। तो मेरा ये क्या हो गया? मेरा n हो गया, तो n इक्वल टू 5। सॉरी, समझा? क्लियर है? कोई डाउट? सॉल्व कर दो।
ये क्वेश्चन वेक्टर में भी हो सकता है। हाँ, 2 बार इंटरचेंज करेगा तो प्लस रहता है, प्लस जनरेट होता है, वही जनरेट होता है, साइक्लिक बोलते हैं उसको। वेक्टर में पढ़ा होगा ना हमने, क्या कितने बार भी नहीं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज किया तो माइनस जनरेट होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज किया तो प्लस जनरेट होगा। प्लस जनरेट होना मतलब वही रहना। लेक्चर कितना, 12 तक ना? नहीं, 12 लेक्चर कितने बजे तक, 12 तक, 11:30? इसके बाद कोई लेक्चर सॉल्विंग कराएंगे, सॉल्व? फिर पेपर नहीं देंगे, फिर चिल्लाएंगे। एक दिन में कम से कम 100 MCQ सॉल्व कर, हर चैप्टर के, पढ़ गया तो रहेगा। हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट के, सॉरी। मतलब आज डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हुआ तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए आज। क्या? अच्छा, पर इसका बोल रहा हूँ, आज डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ाना घर पे। क्या घर पे कितना MCQ, कम से कम 100 MCQ निकाल देना चाहिए। हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए वैल्यूज है 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1। ओके, और बी एक वैल्यू दिया हुआ है मेरे को। बी क्या दिया हुआ है? 4, 0, 2। ओके, और इस तरह से दिया हुआ है कि ए एक्स इक्वल टू बी है, ए एक्स इक्वल टू बी है। तो x का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करना। अब यहां पर देख, ऑप्शन में लिख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन पे ध्यान दे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है -1, 1, 2। दूसरा ऑप्शन है बी 2, -1, 1। तीसरा ऑप्शन है सी -2, 1, -1। रुक जा रहे। डी -1, 2, 1। अब यहां पर देख, इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद सब एक बात तो अपने को क्लिक हो गई कि ये जो x होता है ये XYZ होता है, ठीक है, और ये जो वैल्यू दी हुई है वो XYZ की वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10th की तरह, सॉरी 11th 12th की तरह सॉल्व करने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ओके, हमें पता है ax + b का फॉर्मेट चल रहा है। ओके, मतलब ये क्या है, x - y + z = 4, 2x + y -3z = 0 एंड x + y + z = 2 है ना? यस और नो? ये 3 इक्वेशन है। अब इन सभी ऑप्शन में से देख ले कौन इसको सेटिस्फाई करता है, बस दैट्स आंसर। इन तीनों ऑप्शन में से देख लो कौन सा ऑप्शन इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बस इतना काम करना है, सॉल्व करने जाना ही नहीं है। समझा?
देखते हैं। कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं? डी, बी फॉर बास्केट। यस, बी इज करेक्ट। डन। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए बी सी, ए इक्वल टू 1 -1 2 2 0 1 3 2 1 और b दिया हुआ है 3 1 4। ओके, और यहां पर है ax इक्वल टू बी, और आपको बोला है कि 2a माइनस 3b का वैल्यू कितना होगा पता करो। सॉरी, 2a माइनस बी प्लस 4c। अब यहां पर ए बी सी के लिए ऑप्शन नहीं दिया है, यहां पर थोड़ा सा अपना काम बढ़ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर ध्यान दे, मुझे ये बात तो पता है कि अगर ए बी सी है तो यहां पर क्या होगा, ए माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 3। ओके, देन 2a प्लस c इक्वल टू 1, देन 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 4। यस और नो, ये 3 इक्वेशन सेट आएंगे, है कि नहीं? अब यहां पर ध्यान दे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं और यहां से मैं बी को गायब कर दूं तो मुझे ए और सी के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। उस ए और सी के इक्वेशन को मैं इसके साथ 2a प्लस सी इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व कर दूं तो ए और सी का वैल्यू मिल जाएगा। ए और सी का वैल्यू पुट कर दूं तो बी का वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो? तो अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि यहां से बी गायब हो जाए। तो क्या कर दूं, यहां पर पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस और नो? तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 6, और ये 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 4। तो अगर मैंने ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5a, ये कितना हो गया 5c, और ये हो गया 10। तो a प्लस c कितना हो गया, 2 हो गया। यस और नो? अब इसको और 2a प्लस c को सॉल्व कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस c इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया, a प्लस c इक्वल टू 2। तो क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2a माइनस a कितना आ गया, -1, a कितना आ गया, -1, पुट कर दो यहां पर तो c कितना आ जाएगा, c इक्वल टू -1 था, इधर आया तो प्लस c इक्वल टू 3। यस और नो? तो c इक्वल टू 3 आ गया। अब a और c का वैल्यू उठा के पुट कर दो तो -1 1 में पुट कर दो इसमें, तो -1 माइनस b पता नहीं, 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 3। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 6 कितना हो गया, +5 हो गया ना, +5 इधर गया तो -2, माइनस बी इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो मुझे a b c तीनों मिल गए।
ABC तीनों मिल गए ना, तो पुट करो यहाँ पर आप। ABC अगर तीनों मिल गए तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 -3 इंटू बी का वैल्यू 2 +4 इंटू सी का वैल्यू तो -2 -6 +12 +4। पाई कैसे आ रहा है तेरा? क्लियर है, समझ में आई बात? अब यहां पर देख, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमें आसानी की हुई क्योंकि किसी भी एक रो में एक जीरो था, किसी भी एक रो में एक जीरो था, किसी भी एक रो में एक जीरो था, जिसकी वजह से एक दो वेरिएबल में आ रहा था, बाकी दो को सॉल्व करके दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया। पर कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जब एक भी रो में जीरो ना आए, तब क्या करें? तब आपका टारगेट होगा किसी भी एक रो में एक जीरो बना लो, समझा? किसी भी एक रो में एक जीरो बना लो। तो चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा सीधा बना बनाया फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया है? 1 3 3 1 4 4 1 3 4 x y z इक्वल टू 12 15 13। तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ये आपको अभी सॉल्व करना है। मैंने बोला आपको किसी भी एक रो में, अब एक रो या कॉलम में कहीं भी जीरो नहीं है, तो एक जगह तो आपको जीरो बनाना पड़ेगा, और वो आप सोचो कैसे बना सकते हो। तो 1 3 4 है, यस 1 है वो। ये 1 है। ऑप्शंस भी दे दिए मैंने। सबका शेयर 14 17 ऑप्शन डालो ना। ऑप्शन है ना, देखना। अच्छा पुट करूं मैं? कौन सा ऑप्शन है तेरा? कौन सा? 14। यस करेक्ट, गुड। बी 14।
आया 14 आया, डन। अगर आप सेकंड और थर्ड को यूज करके जीरो बनाओगे ना तो आई थिंक 2 जीरो बन जाएंगे, एक सिंगल वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। पहला और दूसरा किया तो पहला और दूसरे में एक ही जीरो बनेगा ना। हाँ, और ठीक है, वो भी चलेगा। ओके, तो समझ में आ गया। ये तो इक्वेशन टाइप भी खत्म कर लिया अपन ने। डन एवरीवन, तो 14 इज आंसर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर कुछ। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, ओके, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सॉल्यूशन कब जब एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, और सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अच्छा, अब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब डिटरमिनेंट डी की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या हो जाता है, 0, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। डी नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉट इक्वल टू 0 पे तो 100% एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे सर फिर कैसे डिसाइड करने का। ओके, तो उसके लिए भी क्या है, कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन। डी इक्वल टू 0 पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है पर उसके केसेस हैं। ओके, उन केसेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले तो मैं सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, डी क्या होता है, D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, D3 क्या होता है, या dx dy dz क्या होता है, आपको पता है क्रैमर रूल के हिसाब से, यस और नो। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको D पता है, D इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, देन D1 या dx और dy और dz, ये 4 चीजें आपको पता है, ये मान के चलता हूं मैं। ओके, क्रैमर रूल से आपको ये सारी चीजें आती हैं। अब कंसिस्टेंट में भी, अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, पर कंसिस्टेंट में भी सॉल्यूशन 2 तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यही सॉल्यूशन आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको जो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ओके, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं वो क्या करता है, इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। क्योंकि जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो वो जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो किसी ना किसी किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ओके, और अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में एक और केस हो जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक केस में एक और सॉल्यूशन हो जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है होमोजीनियस के केस में।
होमोजीनियस के केस में आता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, तीनों वेरिएबल क्या होते हैं, तीनों वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। ये भी अपने आप में एक यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, कि ऑल वैल्यू, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है एक कंसिस्टेंट होने पे, वो क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिंपली याद रखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है जब लाइंस क्या होती है, कोलिनियर होती हैं। ओके, कोलिनियर होती है, एक के ऊपर एक होती है। अगर दो लाइन एक के ऊपर एक है तो वो तो दोनों लाइन के बीच में जितने इनफाइनाइट पॉइंट है दोनों पे इंटरसेक्ट करेंगी ना। एक लाइन एक के ऊपर है मतलब इंटरसेक्ट ही कर रही है ना, ये है कि नहीं, मतलब इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना, क्योंकि लाइन क्या है, लाइन सेट ऑफ द पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लाइन कोलिनियर होगी। कभी आपको टेस्ट करना है कि लाइन कोलिनियर है, बताओ अगर इक्वेशन, तो अगर उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं तो लाइन क्या है, कोलिनियर है। अच्छा, पैरेलल के केस में ऐसा नहीं होता। जनरली हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक यही पढ़ी कि कोलिनियर और पैरेलल के कंडीशन लगभग सेम ही होते हैं, है कि नहीं, पर ऐसा यहां पर नहीं होता सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बताता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताता है। तो दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उनका कभी सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा। अगर मतलब इनकंसिस्टेंट आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो पैरेलल की निशानी है। समझा, क्लियर है, कोई डाउट इसको लेकर? अच्छा, अब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कौन से केस में आते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस याद रख लो, d इक्वल टू dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0। ये केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। जब ये सिचुएशन आ जाए ना, d का वैल्यू 0 आ जाए, ओके, और dx dy dz सबका वैल्यू, मैंने बोला था d का वैल्यू 0 आता है तो भी कंसिस्टेंट हो सकता है, वो ये केस है। अगर d का वैल्यू 0 आ जाए, dx का वैल्यू, dz सबका वैल्यू 0 आ जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है, कोई डाउट? क्या डाउट है, बोल। फॉर्मूला भूल गया, dx निकालने के लिए क्या करने का, x के कोएफिशिएंट को भूल जाने का, उसकी जगह कांस्टेंट लगा देने का। अरे मान ले ये इक्वेशन है तेरा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d। ठीक है, अब d निकालने आता है ना, d तो निकालने आता है। अरे वो क्वाड्रेटिक का d है, वो क्वाड्रेटिक का d है। यहां पर d क्या होता है, यहां पर d होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2, समझ गया वो, हाँ वैल्यू दिया रहेगा तो हो जाएगा ना। अब dx कैसे निकालते हैं, dx दे, dx क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे, सिर्फ x वाले को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, d1 d2 d3 बस। हाँ यस, किया है ना ये 10th में। यस बस, समझा, क्लियर है। अच्छा, अब ये यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ये तब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन का केस याद रख ले, d नॉट इक्वल टू 0 और d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस आ जाए। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आ जाएगा, d नॉट इक्वल टू 0 बट d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0। ये ट्रिवियल का केस है, समझा, कोई डाउट? ये चीजें जितनी नहीं पता है नोट कर ले,
ये बैंडेड लेके आओ रे, इसको लगा दो ऐसा। पेपर डाल दो। हमारे नहीं तो मेडिकल टेप आता है ना, वाइट कलर वाला। हाँ, ये भी सही ऑप्शन। आगे बढ़े। लिख लिया ये। डन। चलो अब ये क्वेश्चन देता हूं, इसके बारे में तुम लोग डिसाइड करो कि क्या होगा यहाँ पर। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 2। 5x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल टू 4। ओके, ऑप्शन दिए, देयर इज नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दी अबव, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो चलो पहले आप लोग पहले टेस्ट करेंगे नो सॉल्यूशन है कि नहीं, तो डिटरमिनेंट डी निकालेंगे। चलो डी निकाल लो जल्दी से फटफट। अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो दो रास्ते खुलते, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आगे और टेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ डी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डी से काम नहीं चलने वाला है। D is not equal to 0. डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो डी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है या तो वन सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और d1 अब निकाल लो, d1 निकाल के टेस्ट कर लो। अब dx, हाँ dx, हाँ d1 बोला मतलब dx, सॉरी। तो dx निकाल लो, dx अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया मतलब वन सॉल्यूशन, ओनली वन। अगर dx इक्वल टू 0 आया तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी, देखेंगे dy है कि नहीं। हाँ dx निकाल लो, dx अगर 0 आ गया तो क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। अगर dx 0 नहीं आया तो ओनली वन सॉल्यूशन पे हम एंड कर देंगे। मैंने भी सोचा है
चलता है माइनस, जीरो आ रहा है। अरे तो अब dy के लिए भी जाना पड़ेगा भाई। d1 20 आ रहा है, देख देख। नेगेटिव चलता है पर कितना आ रहा है, dy कितना आया, -3। डी का वैल्यू कितना आया था, डी डी का, ओनली डी का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। क्या होगा? नहीं नहीं, ये ठीक है। तो क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा क्या? नहीं, डी तो जीरो नहीं आया ना, मतलब ट्रिवियल है क्या ये, ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्या? ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या आता है, डी एक्स डी वाई डी जेड जीरो आता है। यहाँ पर तो एक जीरो आया, बाकी जीरो आया है क्या? एक ही जीरो आया है ना, बाकी जीरो आया क्या? नहीं, मतलब ये क्या है, ट्रिवियल भी नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं? यूनिक सॉल्यूशन मतलब, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, वन सॉल्यूशन ना। यस, तो ओनली, यस ओनली वन सॉल्यूशन। हो गया डन। तीनों जीरो, हाँ तीनों इक्वल होने चाहिए, 0 0 0 तीनों। वो नहीं है ना, मतलब यूनिक का केस चल रहा है ना, डी नॉट इक्वल टू 0, d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3 नॉट इक्वल टू 0। यस, यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ओके, तो ये हमने डिटर्मिनेंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने किए। अब हम मैट्राइसेस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स में जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो है कि ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 1 -2 2 0 2 -3 3 -2। ओके, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए i प्लस
एडजॉइंट ऑफ ए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। पहले तो ये मल्टीप्लाई कर ले, ए इंटू आई प्लस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है। अच्छा, अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये नहीं पता है तो नोट करके लिख ले, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अगर ये नहीं पता है तो लिख ले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कैसे आता है मुझे पता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आता है। समझा? तो ये इतना लंबा कुछ याद रख मत, सिंपली एक फॉर्मूले की तरह याद रख ले, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब क्या वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स को क्या करो, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे ना, है कि नहीं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट मतलब क्या होगा, एक स्केलर वैल्यू होगी, है कि नहीं। एक स्केलर वैल्यू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट चेंज होंगे ना, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। यस और नो? तो चलो इस मैट्रिक्स का अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। यार ये गिर जा रहा है बार, इसको अलग जगह ही रख। डिटर्मिनेंट 0 आया, 8 आ रहा है। यस, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट 8 आ रहा है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट में 8 प्लस कर दो सिर्फ, क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ए प्लस 8 आए ना। 8 आए मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट 8 8 हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट 8 ऐड कर दो। तो 1 प्लस 8 9, 8 प्लस 2 10 और 12, बाकी सब सेम रहेगा। समझा? यस और नो? ये आंसर है। क्या ये क्या भाई, कौन किसको जाना हो, आते नहीं। चुप रहे। क्या बोल रहे हैं? तो चुप, तू बैठ यहाँ पर, जाने दो उसको, तो कुछ नहीं होना है। ये यूट्यूब पे नहीं ना, तुम लोग के लिए ना, अपलोड दिखता है, सबको दिखता है। कोई बात नहीं, क्या एडिट कर देंगे ना। हाँ, मैं तुम लोग को इतनी गालियां देता हूँ, ये सब अभी तो फिर तुम लोग को और सुनाना चाहिए, पूरी पब्लिक देखे। ओके, चलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, क्या होता है नॉन सिंगुलर, एक ही सॉल्यूशन। पागल इतना मारेगा ना,
नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ओके, अरे इनवर्टिबल जिसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इनवर्टिबल होता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो क्या होगा, इनवर्टिबल होता है। तो अब क्या बोला है, a - 3i इंटू a - 5i इक्वल टू क्या है, 0 है। तो 15/8 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे पता करके बताओ। ओके, तो यहां पर देख इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर -8i, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -5 और -8 -8a। ओके, और क्या हो जाएगा, +8 सॉरी 15i, i इंटू आई स्क्वायर आई होता है। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अगर मैं आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ या ना, ए इनवर्स फॉर्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए इनवर्स इंटू ए -8 ए इनवर्स इंटू ए +15 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई, और आई इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर, और ए इनवर्स इंटू ए आई, तो ये 8i हो गया, +15 ए इनवर्स इक्वल टू 0। मुझे इनवर्स वाला एक तरफ चाहिए, तो सबको भेजो इधर 5 ए इनवर्स इंटू है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके आई से मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स। तो 15 ए इनवर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8i - a ना, यस और नो। अब मुझे क्या करना चाहिए, 15/8 चाहिए, तो डिवाइड कर दो। 15/8 ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8 आई हो जाएगा, -1/8 इंटू ए, यस और नो। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, क्या, हाँ क्वेश्चन गिवन था। बोल, ये ना, ये वाला, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। क्या किया मैंने, क्लियर है सब, ए इनवर्स इंटू आई। ओके, क्लियर है। अब इसमें से एक ले लिया, इसको साइड में दे दिया, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए ना, बस। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, रूल है मैट्रिक्स में। ओके, व्हाट इज 2 इंटू 1/2, 1 ना, समझा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, एलिमेंट है phi a - b
3 और 2। और क्या दिया हुआ है मुझे डेटा दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इंटू a ट्रांसपोज। तो फाइ a प्लस बी का वैल्यू बताओ, फाइ a प्लस बी का वैल्यू बताओ। ओके, ऑप्शंस दे दिया है इन्होंने, जो भी 13 दिया हुआ है, 9 दिया है, 7 5, 13 9 7 और 5। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ये डेटा मुझे दिया हुआ है, ये गिवन डेटा है। अब इस गिवन डेटा को आप यूज कर सकते हो। देखो अब देखो ये मैट्रिक्स है ए, आप इसका एडजॉइंट भी पता कर सकते हो। 2x2 के मैट्रिक्स में एडजॉइंट पता करना बहुत इजी काम है। ओके, आप इसका एडजॉइंट पता कर लो, इसको इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो और इसका ट्रांसपोज भी निकाल लो और इसी मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, काम सेट हो जाएगा। ओके, यस और नो, फिर आपको सारा काम सेट है। पर अब यहां पर देखो सिंपली, अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है। अब सिंपली मैं एक काम करता हूं, बहुत इजी। ओके, इसको इजी करते हैं। ओके, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आई इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, अब किसी भी मैट्रिक्स से आई मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यस और नो, तो ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट बराबर है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये मैट्रिक्स है आपका, इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है, इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दिया तो 2 और 5, और उनको माइनस बी और 3 को उनकी जगह पे रख दो, सिर्फ माइनस लगा दो। तो बी माइनस में था, माइनस लगाया तो प्लस हो गया, और ये -3 हो गया। ये एडजॉइंट हो गया। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा फाइ ए माइनस बी और 3 2। अच्छा, ये दोनों इक्वल हैं, तो इस हिसाब से मैं देखूं तो फाइ ए इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। यस और नो, और बी इक्वल टू कितना है, 3 है। यस, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइ ए प्लस बी ना, दैट इज 2 + 3। समझा, क्लियर है, कोई डाउट? अगर आप मल्टीप्लाई करके वो सब कुछ जाते तो भी बढ़िया था, पर लंबा हो जाता। ओके, इक्वेशन बनते, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ना एक स्टूडेंट ने क्या बताया पता है, मुझे बोला सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज है ना, दोनों साइड ए कट कर दो। अरे ऊपर मैट्रिक्स के व्यू से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा करना मत। समझा, प्रॉब्लम था, इत्तेफाक है, ठीक है, चलो बन गया, और ऐसा हर जगह करना मत। क्या आखिरी बार चला, क्या हुआ मेरा? किस चीज के लिए? हाँ, क्या, नो, नो पार्किंग नहीं, इधर का नहीं, भाजी मार्केट। सामने से कार लेके बात मारना। बाद में मालूम पड़ा, सामने सामने मालूम, सामने से कोई भी गाड़ी नहीं है, अपने पास में ठीक है। सामने से नहीं, सामने से नहीं, दिखना पड़ता।
ओके। तो अब यहां पर ध्यान दो कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, a इक्वल टू 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1। तो ए इनवर्स क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। ऑप्शन देखो क्या दिए, ऑप्शन बहुत अच्छे दिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए क्यूब, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ए पावर 4, चौथा ऑप्शन है ए। ओके, आपको क्या लगता है? क्या वही मैं बोल रहा हूँ ना, अब तुम कैसे। ऑप्शन बी ए स्क्वायर कैसे? ए और डी में से कोई, हाँ, ए और डी में से। अरे नालायक को, यहाँ पर ध्यान दो। फर्स्ट सबसे सबसे पहले देखो ए इनवर्स निकालने बोला है, तो एक सीधी बात है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, पर इनवर्स में डिटर्मिनेंट आपको लगता ही है। ओके, तो सबसे पहला काम करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बता दो। चलो इसका डिटर्मिनेंट जल्दी से, कोई गलती करेगा नहीं। नहीं तो अधिकतर लोग डिटर्मिनेंट में ही गलती करते हैं। एग्जाम में दिमाग शांत रखने का, दिमाग को ये बोलने का कि सॉल्व करेंगे सब, बस जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ने का नहीं, सब पूरा बना देंगे एकदम। सबसे पहले करके बैठ जाएंगे, ये सब नहीं, आराम से सॉल्व करो, प्रॉपर टाइम लेके। जितना एस्टिमेटेड टाइम है 1 आ रहा है, मतलब मैटर शांत है वो, ठीक है 1 है ना, 1, हाँ 1 ज्यादा टेंशन नहीं देगा। ओके, अब क्या करना है, इसको 5/5 बना लो। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, को फैक्टर नहीं लिखेंगे, एडजॉइंट लिखने वाले हैं। अब कैसे लिखेंगे एडजॉइंट, ध्यान देना। पहले ये 4 पकड़ लो, कितना आएगा, -3 + 4 हो गया, +1 आएगा, 1 लिख दिया, ठीक है। अब देन नेक्स्ट ये लिखो, अब तो ये कितना आएगा, -4 + 3 -1 आएगा। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, वर्टिकल पर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल, क्यों, क्योंकि मैं एडजॉइंट निकाल रहा हूं। ओके, एडजॉइंट लिखा रहा हूं तो कैलकुलेशन वर्टिकल लिखूंगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। देन अब ये तो कितना हो गया, -12 और +12 ना, 0। तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, अरे 8 - 12 - 4, ठीक है। फिर कितना हो गया, -9 और 6 माइनस, -2 आएगा। अरे सॉरी सॉरी -2, फिर 3, फिर -3, ओके, फिर 3, फिर -3। ओके।
हाँ रे भाई रुक जा। ओके ये आ गया, तो इनवर्स क्या आ जाएगा? इनवर्स यही आएगा। तो अब ये किसका वैल्यू है, थोड़ा हमें जज करना पड़ेगा ना। ए तो नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल ए जैसा मैच कर रहा है क्या? नहीं, ये तो आंसर कट ही गया इधर ही। इसका स्क्वायर निकाल लो जल्दी से यार, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन कर गया ये। आया हुआ एग्जाम। हाँ ए इंटू ए करना पड़ेगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर निकाल लो, चलो जल्दी से सॉल्व कर। ए स्क्वायर निकाल। बहुत बड़ा है, 3 3 का ए तुरंत जल्दी जल्दी कर दे। स्क्वायर क्यूब भी निकाल सकते हैं। अरे स्क्वायर, बिना स्क्वायर के क्यूब नहीं निकलेगा। स्क्वायर निकालो। इतना बड़ा समझ करते हैं। हाँ जैसे अच्छा फोन से कर ऐसे करते हैं। ए क्यूब आ रहा है आंसर, ए क्यूब है। आंसर इज ए क्यूब। पर सर ए यूएस पूछ के ऑप्शन ऐसा क्यों किया? पैटर्न पता करवा रहा होगा आपसे। ये वाला हाँ छोड़ने जैसा क्वेश्चन तो है। पर नहीं, अगर आप फास्ट हो कैलकुलेशन में, इतना हार्ड कैलकुलेशन थोड़ी है। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर को फिर से ए कर देना। हाँ ठीक है, लेंदी है। हम्म, फोन से कर दो ना फिर। रुक रहे। ठीक से हाँ सीट भी। ठीक है, इसको एक तरीका हो सकता है कि आप नहीं नहीं, कर दिया कर दिया ना, तो उसको फिर से इसमें कर उसको हटा दो। जीरो और बना के आप चाहे तो कहीं जीरो सेट करके भी कर सकते हो, पर इतने काम तो करने ही पड़ेंगे यार, कोई ऑप्शन नहीं। ओके चलो ठीक है, इसका आंसर ए क्यूब आएगा। ए क्यूब आया क्या आपका? सेम मैच हो रहा है। हाँ
है, टाइम टेकिंग है। हम्म। वेट, आ रहा है ना? तो ए क्यूब से मैच हो रहा है, दैट इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1, -1, 1, 0, 2, -3, 2, 1, 0। ये क्या दिया हुआ मुझे? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला गया है कि B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और C इक्वल टू फाई ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, फाइंड करने को कहा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब ये हमारे लिए डेटा है, यहां पर क्या करेंगे देखते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले तो मुझे बोल दिया B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए है। ओके, B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और C इक्वल टू फाई है। तो यहां पर मैनिपुलेट करके तो मैं यहां पर पहुंच गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B को क्या लिख दिया मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाय C को क्या लिख दिया? फाई ए का डिटर्मिनेंट। अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अभी हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस और नो? तो यहाँ पर फाई है। ओके, तो फाई क्या हो जाएगा? 5 पावर 3, 5 पावर 3, यस और नो? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, सॉरी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, क्लियर है? अब यहां पर देख, ये एडजॉइंट, इसको फिलहाल डिटर्मिनेंट पकड़, इसको फिलहाल क्या पकड़? डिटर्मिनेंट पकड़। तो एडजॉइंट ऑफ ओके, एडजॉइंट ऑफ, अब सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, इसको फिलहाल मैट्रिक्स पकड़, एडजॉइंट ऑफ। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बोला है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर n-1 ना, दैट इज 3 - 1 2। ये बात समझ में आई सभी को? इसको मैंने मैट्रिक्स पकड़ा, क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट पावर n-1। यहां पर मैट्रिक्स कौन है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पर फिर से एक और बार प्रॉपर्टी लगाता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 का होल पावर 2, यस और नो? ये बात समझ में आ गई? ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और ऊपर से एक और 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फाई क्यूब इज 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ये कितना हो जाएगा? ए का पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 डिवाइड बाय 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब डिवाइड बाय 125। चलो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? तो फाई का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। तो ये आ जाएगा मेरा फाई का क्यूब डिवाइड बाय 125 विच इज इक्वल टू 1। समझा? डन। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। ए एंड बी क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनका इनवर्स निकलेगा। डेटा क्या दिया हुआ है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेटा दिया हुआ है ए बी का होल इनवर्स
इक्वल टू 1/6 मैट्रिसेस -7 -3 2 3। ओके, एंड ए इनवर्स भी दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है 1/3 4 3 -1 0। तो बी इनवर्स पूछ रहा है कितना होगा। ओके, तो सिंपली यहां पर देख, एक लॉ याद रख ले। अरे यार ये मैनुअल नहीं था क्या? ठीक है चल, फिलहाल तो ध्यान नहीं। तो एक लॉ प्रॉपर्टी याद रखनी है, रिवर्सल लॉ। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बस ये इतनी प्रॉपर्टी याद रही, तुम्हारा गेम सेट है। आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, हाँ ये है दिया हुआ है, बस खत्म करो कहानी। हाँ एबीसी, या तो एबीसी मान लो, एबीसी एबीसीडी मान लो, एबीसीडी मान के इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दो। यस और नो, जैसा सेट करना है वैसे सेट कर लो। ठीक है, क्या लिखोगे? ए बी का होल इनवर्स 1/6 और ये क्या हो जाएगा? -7 -3 2 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इनवर्स, नहीं पता बी इनवर्स, ABCD। ओके, अब ए इनवर्स क्या है? 1/3, तो 1/3 आगे ले लिया, है कि नहीं? 1/3 आगे ले लिया, और ये कितना हो गया? 4 3 -1 0। ओके, या कुछ नहीं, ऑप्शन यूज कर लेना, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन यूज कर लेना, है कि नहीं? ऑप्शन यूज करके एक एक अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो इक्वेशन बनाने में और सॉल्व करने में, तो क्या करना? ऑप्शन यूज करके बस मल्टीप्लाई करके देख लेना कौन मैच कर। समझ में आ रही बात? तो ये तो कर लोगे आप लोग। चलो ये आप घर पे करना। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए क्या है? नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर है, ऑर्डर कितना है? एन है, ऑर्डर है एन। अब क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के। ए का डिटर्मिनेंट के है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बोलो के पूछ रहा है कितना? एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल टू कितना है, ये पूछ रहा है। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ओके, अब मुझे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो अब मैं सिंपली ऐसे लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट? अब अगर मुझे क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, अपन एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ना, तो इसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते क्या अपन? एक मिनट, एक काम कर, अपने को ये पता है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये पता है ना अपने को? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है ना? यस। तो अब अपन अपने को क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं,
तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आई बना जाएगा। नहीं, यहाँ से तो अपना कुछ बन नहीं रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ऑप्शन तो दिए है इक्वल टू 1। ऑप्शन है के पावर एन माइनस के ए, के पावर एन माइनस 2 इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ अगर मैं बाय डेफिनेशन भी जाता हूं तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है? हाँ हाँ बता रहा हूँ। तो इसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, k है, 1 अपॉन के पावर n माइनस 1। और एडजॉइंट ऑफ तो क्या हो जाएगा, यस। तो ये क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो 1 अपॉन के का पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक मिनट, हमने ये पढ़ा ना कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ना। तो ओनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इंटू आई होल डिवाइड बाय ए। ओके, तो यहां पर डिवाइड बाय ए। तो मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा के का पावर n माइनस 1, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई डिवाइड बाय, नहीं बन रहा यार ये तो। ठीक, 1 मिनट, कहाँ फंस रहे अपन, डेफिनेशन से भी तो जा नहीं रहे अपन। एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपना क्या बन रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन रहा था इंटू आई, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो भी काम, कौन सी ईयर का है, 25 का ही है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स
इक्वल टू आई होगा। ओके, दो मैट्रिक्स है अगर उनका, तो अब यहाँ पर देख एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं ए, चल यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर बनेगा। अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर देता हूं, देख तो ए मल्टीप्लाई कर दिया तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू ए इंटू आई। यस और नो? अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू ए इंटू आई। अब ये जाके डिवाइड हो गया इधर, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई डिवाइड बाय, तो क्या हो गया, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, के। आंसर इज ए अपॉन के। समझा? बाय डेफिनेशन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, जब भी इनवर्स निकालने आए, देखो एक बात तो याद रखना, जब भी इनवर्स निकालने आए तो मोस्टली यही वाली प्रॉपर्टी यूज करना कि जिसका भी आपको इनवर्स निकालना है, ओके, जिसका भी आपको इनवर्स निकालना है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके आए लेना। जब भी इनवर्स निकालना है तरीका यही रखो, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, भले वो एडजॉइंट हो, कोफैक्टर हो, कुछ भी हो, ओके, इनवर्स निकालना है तो दोनों मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आई इक्वेट करना, उसके बाद कुछ सोचना। ठीक है, तो पहले स्टार्ट तो अपन ने वैसे ही किया पर कुछ बन नहीं रहा था अपना, तो अपन ने फिर कुछ और सोचा बाय डेफिनेशन जाने का, पर बाय डेफिनेशन जा रहे हैं तो बनना तो चाहिए था, हम वहां पर कुछ गलती कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन जब जा रहे हैं, बाय डेफिनेशन क्या होता है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर इस हिसाब से देखूं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, दैट इज के पावर n माइनस 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने ये यहाँ पर ये बात हुई ना, तो अरे ये मसला है। ओके, ये डेफिनेशन से, ये जितना व्हाइट में किया है ना, ये बाय डेफिनेशन है। ये बाय डेफिनेशन है कि नहीं? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन जिसका इनवर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट और जिसका इनवर्स निकालना है उसका एडजॉइंट। अब हमें किसका एडजॉइंट का इनवर्स निकालना था, तो 1 अपॉन एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का ही एडजॉइंट। ओके, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टी लगाया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, तो कितना है, के पावर n माइनस 1। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ओके, तो ए इंटू एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट का वैल्यू क्या होता है, एडजॉइंट का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइड बाय दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इंटू आई डिवाइड बाय एडजॉइंट, ये हम मिस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, मुझे एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट तो पता है के पावर n माइनस 1 और आई भी पता है, सॉरी आई, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ है, एडजॉइंट ऑफ एक फिर से क्या होता है, फिर से यही फॉर्मूला वापस लगाया, अब आया एक कटा और लास्ट में जाके, ओके, तो ये बाय डेफिनेशन है।
ये बाय प्रॉपर्टी है। ओके, कोई डाउट? चलो इतने, हाँ इसके बाद जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट रहेगा तो अगली क्लास में बताओगे, ठीक है? चलो।